नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। भाई, आज जो हमारी क्लास है वो सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी की पेडागोजी होगी, और जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 45 तक डिस्कस करेंगे। और ये हमारी थर्ड क्लास है एसएसटी की, इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। और देखिए दोस्तों, आज मैं सिर्फ सेकंड पेपर की ही बात करूंगा, क्योंकि जो आपकी सामाजिक अध्ययन की जो पेडागोजी है वो सिर्फ सेकंड पेपर में ही आती है। फर्स्ट में तो ईवीएस आएगी इसकी जगह। तो सेकंड पेपर की अगर बात करूं तो सेकंड पेपर में 75 मार्क्स का जो है सीडीपी का पोर्शन होता है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। और दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव यही मेरा तरीका है पढ़ाने का, जो बिल्कुल नया, बिल्कुल आसान। इस पॉजिटिव और नेगेटिव से ही मैं आपको 75 में से 75/75 दिलवा सकता हूँ। बस आपको करना क्या है कि आप जिस सब्जेक्ट की भी मेरी क्लास देख रहे हैं, जो आपको मेन काम करना है वो ये है कि हर सब्जेक्ट की क्लासेस जो देखनी है आपको वो सीरियल वाइज देखनी है। अगर आप सीरियल वाइज क्लासेस देखेंगे तो जो ये नेगेटिव और पॉजिटिव हैं ये आपको अच्छे से समझ में आएंगे। और अगर आपको एक बार ये समझ में आ गए ना, तो आप समझ लो कि आपके 75/75 ही आएंगे। बस आपको यही एक काम करना है। और दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम ये करना है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि आपकी कोई क्लास छूटे ना। इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि क्लास छूटती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 31। और देखिए, जिन बच्चों के पास पीडीएफ है वो अपनी पीडीएफ निकाल लो, और जो चीज़ें मैं वर्बली बता देता हूँ या जो चीज़ें मैं समझाता हूँ आप उसको साथ के साथ लिखते जाएं, वो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। और इससे ज़्यादा नोट्स की मैं नहीं समझता कि सीटेट में ज़रूरत पड़ेगी। और अगर मैं इसकी बात करूं, यानी कि एसएसटी की पेडा की बात करूं, तो इसमें क्या है कि कुछ तो हमारी मदद नेगेटिव और पॉजिटिव करेंगे, कुछ थोड़ा सा हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। इसलिए लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, यानी कि बच्चे सिर्फ 5 से लेकर 10 साल तक नहीं, आपको 10 से लेकर 15 साल तक के बच्चे भी यहाँ पे मिलेंगे। और इन बच्चों के हिसाब से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फर्स्ट पेपर में जो हम करते हैं वो तो वहाँ नेगेटिव होंगी, लेकिन यहाँ पॉजिटिव हो जाएंगी। तो इसका हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत अधिक है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करे। उपागम का मतलब होता है मेथड, कि ऐसा कौन सा मेथड अपनाया जाए जिससे कि जो विषय का भार है वो थोड़ा सा कम हो जाए। प्रत्येक अध्याय में महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर इन पर नोट्स लिखवाएं। नोट्स लिखवाना नेगेटिव। देखिए, हमें बच्चे को नोट्स नहीं लिखवाने हैं, शॉर्टकट तरीके नहीं बताने हैं। अब क्योंकि बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है तो बच्चे को चीज़ें समझ में आती हैं, तो विस्तारित रूप में उसको समझाने का प्रयास करेंगे। ये नहीं कि नोट्स लिखवा देंगे और कुछ चीज़ें छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है। क्रियाकलाप छोड़ दें, क्योंकि उनका परीक्षण नहीं होता। एक तो परीक्षण नेगेटिव, और दूसरा देखो, जो क्रियाकलाप होता है ना, ये पॉजिटिव चीज़ है। क्रियाकलाप से बच्चा ज़्यादा सीखता है, और उसको आपने छोड़ दिया तो ये भी नेगेटिव। सारे पाठ्यक्रम को जल्दी जल्दी पढ़ा दें, तो भाई ऐसा भी मत करो कि बच्चों को कुछ समझ में आए या ना आए बस पढ़ा पढ़ू के ख़त्म करो, ये भी नहीं करना आपको। तो देखो, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो आप पॉजिटिव क्या बचा? ऐसी विषय वस्तु विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सके, यानी कि कई जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट को वो सिखाए। इस तरह की आपको विषय वस्तु विकसित करनी है। विषय वस्तु सेकंड पेपर में पॉजिटिव होती है, ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों, अगर आपको नेगेटिव पॉजिटिव आते हैं तो कितनी जल्दी आंसर मिलेगा। नोट्स लिखवाएं नेगेटिव, परीक्षण नेगेटिव, जल्दी जल्दी पढ़ाना यानी कि निपटा देना कोई चीज़, वो नहीं करनी है आपको। विषय वस्तु, और वो भी ऐसे ही विषय वस्तु जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। इसलिए फोर्थ को आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें विद्यार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है, क्या कहा जाएगा उसे? तो देखो, एक दूसरे के प्रति लगाव आप पैदा करना चाह रहे हो तो ऐसी विधि का आप प्रयोग करेंगे जो पॉजिटिव हो। हमें क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ना है कि नेगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव पूछ रहा है। और अगर आपको ये पता चला गया कि नेगेटिव या पॉजिटिव पूछ रहा है तो आपको मेरे नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स भी वहाँ मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन में क्या है कि एक दूसरे के प्रति लगाव की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ कह रहा है स्वआकलन। अगर बच्चा अपना आकलन करेगा तो दूसरे के बारे में तो कुछ जान ही नहीं पाएगा, तो भाई ये तो आंसर नहीं हो सकता। समाज मितीय तकनीक, अच्छा समाज एक बड़ा टर्म है, समाज के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये थोड़ा विस्तारित टर्म है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। केस अध्ययन, देखिए जो केस स्टडी होती है ना,
केस स्टडी भी नॉर्मली एक बच्चे की जाती है। हर बच्चे की केस स्टडी नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो कौन है, बच्चा है छोटा, वो तो केस स्टडी नहीं कर सकता है। ये ज़्यादातर टीचर्स करते हैं बच्चों की, तो ये तो प्रयोग होगी नहीं, क्योंकि हम शिक्षार्थियों में एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं। मनोमितीय तकनीक, अब ये दो चीज़ें हैं जहाँ पे हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि जब हम कंफ्यूज हो तो हमें क्या करना है, हमें विस्तारित चीज़ देखनी है जहाँ बच्चा ज़्यादा सीखेगा। तो अगर मनोमितीय यानी कि मन के बारे में ही थोड़ी सी बात करें, और समाज, तो इन दोनों में जो समाज है ये विस्तारित चीज़ है, इसलिए आंसर भी यही होगा, ये पॉजिटिव है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है। तो देखो, जो ये सृजनात्मक शब्द है ना, यही पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो। अब उस चिंतन का अनिवार्य गुण, तो भाई अब गुण देख लेंगे। तो देखो इसमें क्या है कि जो सृजनात्मक चिंतन होता है ना, उसमें बच्चा अलग अलग तरीके से सोचता है, डिफरेंट तरीके से सोचता है, और डिफरेंट तरीके से सोचेगा तो जो प्रोडक्ट आएगा, जो उत्पाद आएगा, वो भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, यानी कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है। अभिसारी नेगेटिव। अभिसारी क्यों नेगेटिव है, क्योंकि ये ज़्यादातर तथ्यों पर, बुद्धि पर आधारित होता है, जबकि हमें सृजनात्मकता पर आधारित चीज़ ढूंढनी है। निगमन, निगमन नियम से स्टार्ट होता है, इसलिए ये भी नेगेटिव। देखो भाई, ये जो डंडा लगाता हूँ ये नेगेटिव का है, जो गोला करता हूँ वो पॉजिटिव। मनन यानी मन के बीच कुछ करते रहना, कुछ सोचते रहना। तो लेकिन हम सृजनात्मक चिंतन की बात कर रहे हैं, तो यानी कि उत्पादक, उत्पादक का मतलब होता है कि कुछ प्रोडक्टिव हो। सृजनात्मक चिंतन का ही मतलब होता है कि आप अलग अलग तरीके से सोचें और कुछ नई चीज़ दें, यानी कि कुछ प्रोडक्टिव दें, ये इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मानव संसाधन के अध्यापन के समय आप विद्यार्थियों में किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहेंगे। तो भाई बच्चों में अगर कोई भी चीज़ आप विकसित करना चाहते हो तो वो कैसी होनी चाहिए, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हम क्या ढूंढेंगे, पॉजिटिव ढूंढेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब सेकंड पेपर की हम पैडा करेंगे, खासकर बात करूं मैं एसएसटी की, वैसे बहुत सारे लोग तो एसएसटी की पैडा पढ़ाते ही नहीं है, वो कहते हैं वो तो वैसी ही आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बट आप ध्यान रखें कि जब आप एसएसटी की पैडा पढ़ें, मैं ज़रूर पढ़ाता हूँ इसको, इंस्टीट्यूट पे भी पढ़ाता हूँ और आपको भी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे यूट्यूब पर भी। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि क्वेश्चन के अनुसार नेगेटिव पॉजिटिव ढूंढना, क्वेश्चन को थोड़ा समझने का प्रयास करना, क्योंकि ये थोड़ा सा ना लेवल हो जाता है हाई। जबकि फर्स्ट लेवल में तो मैं ये कहता हूँ आप क्वेश्चन पढ़ो ही मत, फिर भी आप मेरे नेगेटिव पॉजिटिव से आंसर तक पहुंच जाओगे, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। जैसे मानव संसाधन की बात कर रहा है, यानी मानव को संसाधन के रूप में है प्रयोग करना है, तो उसके बारे में आप बताना चाहते हो, तो मुख्य संदेश आप क्या उसमें विकसित करना चाहोगे बच्चे में। यहाँ से चलते हैं जनसंख्या का वितरण, यानी कि बच्चे को जनसंख्या बता दें। भाई नहीं पता, ना तो कुछ नेगेटिव ना पॉजिटिव, होल्ड कर दो। मानव द्वारा संसाधनों का प्रयोग, देखो हम मानव संसाधन पढ़ा रहे हैं, मानव द्वारा संसाधन का प्रयोग नहीं पढ़ा रहे हैं, ना हम उस चीज़ को विकसित करना चाह रहे हैं, तो इसको भी छोड़ो। भौतिक संसाधनों का प्रयोग, यहाँ मानव संसाधन की कोई बात ही नहीं हो रही है। संसाधन के रूप में लोगों का महत्व, मानव संसाधन पढ़ाने का मतलब क्या है कि जो मानव है, यानी कि जो हमारी जनसंख्या है, जो हमारे पास लोग हैं, उनको संसाधन के रूप में यूज करना है, यानी कि संसाधन के रूप में उन लोगों को महत्व दे रहे हैं हम ये चाहते हैं कि बच्चा इस चीज़ को समझे कि लोगों का हमारे समाज में कितना महत्व है, कैसे हम उन्हें संसाधन के रूप में यूज करते हैं, इस चीज़ को हम डालना चाह रहे हैं, इसलिए हम मानव संसाधन का अध्यापन क्लास के अंदर कर रहे हैं। फर्स्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। तो जो नहीं आएगा वो क्या है, नेगेटिव है। चलिए, सामाजिक रूप से सम्मत तौर तरीकों के व्यवहार को सीखना, तो भाई जो समाज के अंदर तौर तरीके होते हैं, जो व्यवहार होते हैं, उनको अपनाना, उनको सीखना, यही समाजीकरण होता है। ये समाजीकरण की परिभाषा समझ लो, तो ये तो हो गया आपका पॉजिटिव। सामाजिक रूप से सम्मत भूमिकाओं को करना, यानी कि समाज में जो भूमिकाएं हैं, समाज जिन भूमिकाओं को मानता है उसका हम पालन करें, तो ये भी है पॉजिटिव, क्योंकि हम समाजीकरण पढ़ा रहे हैं बच्चे को। ध्यान रहे कि अब हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना है। सामाजिक अभिवृत्ति, यानी कि समाज के अंदर जो एप्टीट्यूड्स हैं उनको आपको अपनाना है, तो ये भी पॉजिटिव। आत्म केंद्रित व्यवहार, देखो जब आत्म केंद्रित व्यवहार की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि आप समाज की बात नहीं कर रहे हैं, अब सिर्फ इंडिविजुअल्स की बात आ रही है। आप पढ़ा समाजीकरण रहे हैं, यहाँ बात कर रहा है वो इंडिविजुअलिटी की, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है, ये उस प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा, जबकि ये जो तीनों चीज़ें हैं ये समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं। औद्योगिकरण को पढ़ाने के लिए 4 अलग शिक्षिकाओं द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रीय उपागमों में से कौन सा सबसे उचित है, यानी कि
चार टीचर्स थी, उनको औद्योगिकरण पढ़ाना है, इंडस्ट्री के बारे में पढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 36 है। तो 4 टीचरों ने अलग अलग उपाय किए। आपको देखना सबसे बेस्ट कौन सा है। शिक्षिका कक्षा को चुपचाप पूरा पाठ पढ़ने के लिए और यदि उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो प्रश्न पूछने के लिए कहती है। चुपचाप पढ़ना नेगेटिव। चुपचाप पढ़ने का मतलब है कि आप बच्चों को अनुशासन में डाल रहे हो। अनुशासन मैंने बताया कि नेगेटिव रहेगा, चाहे फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, क्योंकि जो ये बच्चे ये अनुशासन से नहीं सीखेंगे। ये तब सीखते हैं जब ये क्रिएटिव होते हैं, जब इनके अंदर कुछ क्रिएटिविटी चलती है और उसको आप मौका दें, कुछ इनसे सृजनात्मक करवाएं, कुछ इनसे प्रयोगात्मक करवाएं, तब ये बच्चे सीखेंगे। अनुशासन से नहीं सीखेंगे, इसलिए नेगेटिव। शिक्षिका पाठ्यपुस्तक की समयातीत महत्वता में विश्वास करती है और प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हुए तथा विद्यार्थियों से बोध प्रश्न पूछते हुए पढ़ती है। देखिए, पाठ्यपुस्तक नेगेटिव, आगे चलेंगे, व्याख्या नेगेटिव, विद्यार्थियों से बोध प्रश्न पूछती है। अब यहाँ पे प्रश्न कौन पूछ रहा है? टीचर प्रश्न पूछ रहा है। तो मैंने बताया पाठ्यपुस्तक नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव? क्योंकि पाठ्यपुस्तक तक ही अगर आप सीमित रह गए तो वो ज्ञान भी सीमित रह जाएगा। हमें पाठ्यपुस्तक से थोड़ा बाहर आना है। दूसरी चीज व्याख्या, मैंने बताया व्याख्या देना, लेक्चर देना, भाषण देना नेगेटिव रहेगा, क्योंकि बच्चा ज़्यादा देर तक, अगर मैं अभी आपको भाषण दूँ ना, आप तो सीटेट की तैयारी कर रहे हो, आपको भी थोड़ी देर बाद बोरियत होने लगेगी, और वो तो बच्चे हैं छोटे, तो वो भाषण पसंद नहीं करते। प्रश्न पूछना, अगर टीचर प्रश्न पूछता है तो नेगेटिव, और अगर बच्चा प्रश्न पूछे तो पॉजिटिव। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ टीचर प्रश्न पूछ रहा है तो इसलिए ये भी नेगेटिव। थर्ड देखेंगे, शिक्षिका शिक्षा शास्त्र के उपागमों से परिचित है, बहु उपागम पॉजिटिव, और वह अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिए नज़दीकी क्षेत्र के उद्योग का भ्रमण कराने की योजना बनाती है, समूह में मुद्दों पर चर्चा करती है, वाद विवाद करवाती है और बाद में पूर्ण रूप से उपसंहार करते हुए निष्कर्ष निकालती है। यानी कि इसमें टीचर क्या कर रहा है, एक तो वो बहुत सारे उपागम यानी कि मल्टीपल मेथड्स का प्रयोग कर रही है, जो कि पॉजिटिव होता है, और फिर भ्रमण पर ले जा रही है। भ्रमण पर कहाँ ले जा रही है? उद्योग दिखाने ले जा रही है। तो भाई उद्योग अगर आपको पढ़ाना है, औद्योगिकरण आपको पढ़ाना है, तो बच्चों को उद्योग दिखाओ, सबसे बेस्ट तरीका है। चर्चा करना, कहीं पे भी आए, पहला पेपर दूसरा पेपर डजंट मैटर, पॉजिटिव होगा। वाद विवाद बड़े लेवल पे, यानी कि सेकंड पेपर में वाद विवाद पॉजिटिव होता है, जबकि फर्स्ट पेपर में अपेक्षाकृत पॉजिटिव नहीं होता है, ध्यान रखना। फोर्थ देखेंगे, शिक्षिका का विश्वास है कि उसे औद्योगिकरण की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाना चाहिए, कक्षा में प्रचुर मात्रा में सामान लाना चाहिए। तो देखो, ये भी कुछ हद तक ठीक है। विश्वास पॉजिटिव वर्ड है, विस्तार पॉजिटिव वर्ड है, बच्चों को समझा रहे हो आप, ये भी पॉजिटिव है, और कक्षा में प्रचुर मात्रा में सामान लाना चाहिए। देखो, औद्योगिकरण का सामान आप क्लास में ले आए, आप क्लास के अंदर उसका नमूना ला सकते हो। मान लो औद्योगिकरण में तो मशीनों का प्रयोग होता है, आप मशीन तो उठा के नहीं ला सकते, नमूना ला सकते हो। लेकिन थर्ड में क्या, थर्ड में आप उद्योग के अंदर ही बच्चे को लेके चले गए हो, तो वहाँ वो पूरी मशीन ही देख लेगा। तो इस वाले में विस्तारित काम हो रहा है, बच्चा इसमें ज़्यादा सीख रहा है, और बच्चा जहाँ सीखेगा ज़्यादा वही होगा आंसर। क्योंकि सीटेट में क्या होता है, जो चारों ऑप्शन होते हैं, चारों ही ऐसा लगता है कि आंसर है, क्योंकि चारों में बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। आपको वो फाइंड आउट करना है जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा सीख रहा है, और वो कैसे मिलेगा? वो नेगेटिव पॉजिटिव से मिलेगा। तो इसलिए आप नेगेटिव पॉजिटिव की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। उसके लिए मेरे पास PDFs हैं, आप चाहें तो मंगा सकते हैं, जिसमें लगभग 3000 क्वेश्चन हैं, और इन 3000 क्वेश्चनों की अगर आपने प्रैक्टिस कर ली ना नेगेटिव पॉजिटिव की, यानी कि एक चीज़ की 3000 बार प्रैक्टिस, तो भाई आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। और मंगाओगे कैसे? ये है मेरा नंबर, इस पर व्हाट्सअप करो और मैं आपको भेज दूंगा। सिंपल सा काम है, आप उस पर प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चन मैंने खोल रखा है, यही क्वेश्चन आप खोल लोगे जब आपके पास PDF होगी। जो चीज़ बताता हूँ उसको साइड में लिखते रहो, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, और बहुत बढ़िया आपकी तैयारी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विषय वस्तु का ज्ञान सामाजिक अध्ययन के शिक्षक का किस प्रकार का गुण है? देखिए, विषय वस्तु का ज्ञान यानी कि टीचर जिस चीज को पढ़ाने जा रहा है, टीचर जिस सब्जेक्ट का टीचर है, उसका ज्ञान होना क्या है? व्यक्तिगत गुण है, सामाजिक गुण है, व्यवसायिक गुण है, नेतृत्व गुण। देखो भाई, ये है व्यवसायिक गुण। जब टीचर के बारे में प्रश्न आए तो टीचर की जो विशेषताएं होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। विषय वस्तु का ज्ञान यानी कि उसका व्यवसाय क्या है, टीचर का व्यवसाय क्या है? टीचर का व्यवसाय है टीचिंग, और टीचिंग वो किस चीज़ की करेगा?
किसी एक सब्जेक्ट की करेगा, किसी टॉपिक की कर रहा है, तो उसमें उसका ज्ञान होना उसका एक व्यावसायिक गुण है, क्योंकि व्यावसायिक गुण होना अनिवार्य है। अगर आप में व्यावसायिक गुण नहीं होगा टीचर में, तो फिर वो अच्छा टीचर नहीं माना जाएगा। तो ये उसका व्यावसायिक गुण है, नेतृत्व गुण नहीं है, व्यक्तिगत गुण नहीं है। व्यक्तिगत जो गुण हैं वो अलग हो सकते हैं, सामाजिक गुण अलग हो सकते हैं। अगर वो कहता सहायता परक है तो ये सामाजिक गुण हो सकता था, लेकिन ये व्यावसायिक गुण है, विषय वस्तु का ज्ञान, क्योंकि इसी व्यवसाय में तभी आया ना जब उसको विषय वस्तु का ज्ञान है, इसलिए सेकंड आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता। प्रथम पीढ़ी का अधिगमकर्ता यानी कि जो लर्नर है, जो बच्चा है, वो प्रथम पीढ़ी का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि जब से इसकी पीढ़ी शुरू हुई है, इस बच्चे की, कोई भी स्कूल नहीं गया है, ये पहला बच्चा है। मान लो ये बच्चा राम है या श्याम है, ये पहला बच्चा है इनके पूरे खानदान में, इनके पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी ये पहला बच्चा है जो स्कूल के अंदर जा रहा है। इसका मतलब है ये प्रथम पीढ़ी का जो बच्चा है। के अभिभावक यानी कि राम के जो माता पिता हैं। शिक्षक अभिभावक संघ पीटीए में अपने बच्चे की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। यानी कि अभिभावक टीचर से कहता है कि सर जी हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, ना हमारे घर में कोई और पढ़ा लिखा है, यही पहला लड़का है जिसे हमने स्कूल भेजा है, ये कहते हैं। और ये क्या पढ़ता है, क्या नहीं पढ़ता है, क्या होमवर्क करता है, आप क्या पढ़ाते हो, ये क्या पढ़ता है, हमें तो कुछ समझ नहीं आता, वो ये बात कहते हैं। तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे? तो भाई पॉजिटिव चीज करना, और उस हिसाब से करना जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है। मैं दोबारा से बता रहा हूं कि नेगेटिव और पॉजिटिव ढूंढने के लिए सेकंड पेपर में, और खासकर एसएसटी की अगर मैं बात करूं, तो आप क्वेश्चन को छोड़ना मत, क्वेश्चन के हिसाब से नेगेटिव पॉजिटिव सेलेक्ट करना। यहां थोड़ा हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। यह बताते हुए तसल्ली देंगे कि अपने बच्चों के बारे में उनका ज्ञान उन बच्चों से व्यवहार करने में सहायता करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि क्या तसल्ली दे रहे हो कि अपने बच्चों के बारे में उनका ज्ञान, यानी कि जो उनका ज्ञान है, पेरेंट्स का जो ज्ञान है, व्यवहार करने में सहायता करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इससे तो मुझे नहीं लगता कि अभिभावक की समस्या का समाधान हुआ। अब और आगे देखो, ये और बताता हूँ आपको। उन्हें घर पर विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्री से समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे। यानी कि आप पेरेंट्स से कहेंगे कि भाई इसके लिए कुछ अधिगम सामग्री लेके आओ। अब भाई देखो, पेरेंट्स तो पढ़े लिखे बेचारे हैं नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं है अधिगम सामग्री होती क्या है, टीचिंग लर्निंग एड्स होते क्या है, ऑडियो विजुअल लर्निंग एड्स होते क्या है। एक वो माहौल कैसे देंगे जब वो खुद पढ़े लिखे नहीं है? तो भाई वो उस वातावरण को उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, क्योंकि वो उसके बारे में जानते नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्थापित केंद्रों में जाने के लिए कहेंगे। अब यार ये बताओ, ये बेचारा पढ़ने जाए या काम करने जाए या अपने बच्चों को पढ़ाए? तो भैया काम करेगा और कोशिश करेगा मेरा बच्चा पढ़ जाए, क्योंकि प्रौढ़ शिक्षा में जाने का मतलब है कि वो काम छोड़े घर बैठ जाएगा, वो कहेगा अच्छा बच्चों को भेजा है, बच्चों के चक्कर में हमें भी पढ़ना पड़ रहा है, अब काम कौन करेगा, पैसा कहाँ से आएगा? तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, इसको समझ लो। उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। यानी कि उन्हें कुछ नहीं करना, क्योंकि देखो वो पढ़े लिखे तो है नहीं, तो ज़्यादा चीज़ तो कर नहीं सकते, लेकिन उस बच्चे पे वो नज़र रखें, बार बार उससे पूछें, हाँ भाई होमवर्क कर लिया, सर जी ने क्या दिया। देखो कई बार क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मैं टीचर नहीं था तो ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाता था, तो कई बच्चे आते, तो एक मम्मी पापा आते थे, तो उनके जो वो मम्मी पापा, बिल्कुल वही बात है, सेम कंडीशन थी, उन्होंने भी कहा कि सर जी हम क्या करें? तो मैंने कहा भाई आप एक काम करा करो, बस इससे ये पूछा करो सर ने क्या करवाया, और इसकी कॉपी देखा करो। बोले जी हम क्या देखेंगे, हम तो पढ़े लिखे नहीं है। मैं कहा ये आप ही तो जानते हो पढ़े लिखे नहीं हो, बच्चा थोड़ी जानता है कि मेरे मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है। मैं कहा वो बच्चे में तो यही आपका डर बना रहेगा कि अरे पापा अभी आके कॉपी देखेंगे, मम्मी बार बार पूछेंगे चल मैं होमवर्क कर लूँ। तो उन्होंने कहा हाँ सर जी ये बड़ा अच्छा आइडिया है। तो ये आइडिया वर्क करता है भाई, बच्चे को थोड़ी पता है, लेकिन बच्चे में एक भय रहेगा माँ बाप का कि अरे मेरी मम्मी भी देखेगी, अभी पापा भी देखेगा। तो क्या करना है कि बच्चा जब पढ़ रहा है तो उसका थोड़ा ध्यान रखें, उससे पूछते रहें, क्योंकि और काम तो वो कर ही नहीं सकते जब उनको पढ़ना आता नहीं है। तो इसका फोर्थ आंसर रहेगा। लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा से बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज में राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ को आमंत्रित करती है। इससे पहले कि विशेषज्ञ उसकी कक्षा से बातचीत करें, शिक्षिका को चाहिए कि किसकी साझेदारी उनके साथ करनी चाहिए। किसकी साझेदारी? उनके साथ, यानी कि बच्चों के साथ। कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो आरक्षित श्रेणियों से संबंधित रखते हैं। अगर क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, और क्लास के अंदर समावेशी शिक्षा है, और बहुत सारे बच्चों में अगर मान लो, मैं आपको बताऊं, क्लास के बच्चों में
अगर कोई ऐसा सेंटेंस है, क्लास के बच्चे जो हमारे होते हैं उनमें से सिर्फ किसी एक तरह के बच्चों के बारे में बात कर रहा है, अगर कोई ऐसा ऑप्शन है, यानी कि एक बच्चे की तरफ वो कह रहा है कि भाई इसका ध्यान रखो बस, तो ये सेंटेंस होता है नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ इन बच्चों का ध्यान रखेंगे तो बाकी बच्चों का क्या होगा, तो ये नेगेटिव होता है। दूसरा थोड़ा छोड़ दो। तीसरा देखो, कक्षा के लिए प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक नेगेटिव, इस प्रकरण पर आधारित आकलनों के प्रकार, कि जो प्रकरण पढ़ाया जा रहा है उसमें किस तरह से आकलन किया जाएगा। और दूसरा क्या है, इस प्रकरण के लिए अनुदेशनात्मक उद्देश्य। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि देखो, जब हम बाहर से किसी को बुलाते हैं ना, देखो एसएसटी में कुछ क्वेश्चन अपने बुद्धि से भी करने पड़ेंगे, सारे नेगेटिव पॉजिटिव्स नहीं होंगे। जब हम बाहर से किसी को बुला रहे हो तो अनुदेशन देना है, कुछ डायरेक्शंस देनी है पहले बच्चे को कि भाई वो आएंगे तो ऐसे ऐसे आपको करना है, ये चीज़ पूछनी है, ये इस चीज़ का ध्यान रखना, उस चीज़ का ध्यान रखना। तो उनके आने से पहले शिक्षिका को निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी उनके साथ करनी चाहिए इस प्रकरण के लिए अनुदेशनात्मक उद्देश्य, कि भाई क्या उद्देश्य होंगे, क्या अनुदेशन देना यानी कि डायरेक्शंस देना, क्या डायरेक्शंस होंगे ताकि वो आए और जो भी वहाँ पे सेशन चले वो सक्सेसफुल हो। सेकंड आंसर इसका, राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए, तो भाई वही विशेषता होनी चाहिए जो सबसे बढ़िया हो, सबसे पॉजिटिव हो। यहाँ से चलते हैं, उसे स्पष्ट और व्यवस्थित रूप में सूचना उपलब्ध करानी चाहिए ताकि याद करने में मदद मिले। याद करना, रटना, स्मरण, प्रत्यास्मरण, कंठस्थ करना, कंठस्थीकरण, सुनाना, दोहराना, नकल करना, ये सारे शब्द लिख लो जो मैंने बोले हैं। इनसे ज़्यादा नेगेटिव कुछ नहीं, ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, पेपर चाहे फर्स्ट हो या सेकंड हो। थर्ड देखेंगे, इसमें अधिक लंबी पाठ्य सामग्री नहीं होनी चाहिए क्योंकि लंबी पाठ्य सामग्री को याद करने में बच्चों की कठिनाई होती है। याद करना यहाँ पे भी आ गया तो भी ये भी नेगेटिव। देखो जो पूरा सेंटेंस होता है ना, वो सेंटेंस एक या दो शब्दों पर टिका होता है। अब देखो ये वाला सेंटेंस इसी पर टिका हुआ है याद करने पर, ये भी टिका हुआ है याद करने पर, और दोनों ही नेगेटिव। आप देखेंगे दूसरा, इसे विशेषता इतिहास लिखने में किसी विचारधारा विशेष का अनुगमन नहीं करना चाहिए। चलो भाई समझ नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो। अब देखो ये सामाजिक समूह की बात कर रहा है, तो ये दो में हम फंस गए, ये तो पक्के नेगेटिव हो गए। इसमें सिर्फ वो इतिहास की बात कर रहा है कि अगर इतिहास लिखें तो किसी विशेष विचारधारा का अनुगमन नहीं कीजिए। तो इतिहास पे आके हम अटक गए, इतिहास पे आके हम बाउंड हो गए, और जहाँ लगे आपको बाउंडेशन उसको कर देना नेगेटिव। यहाँ सामाजिक समूह की बात कर रहा है और इसे ऐसा होना चाहिए कि सभी सामाजिक समूह भी कैसे, सभी उसके साथ संबंधित हो सके। तो ये विस्तारित ज़्यादा है, इसमें विस्तार ज़्यादा है, इसलिए आंसर आपका होगा फर्स्ट। देखिए जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो 75 मार्क्स का पोर्शन है ना सेकंड पेपर में, इसमें से आपके 75 अगर नहीं भी आए तो 70 तो कोई रोक नहीं सकता। और 70 नंबर अगर आपके सीडीपी में आ गए तो अभी इसके बाद 75 और बचे हुए हैं। क्या बाकी 75 में से तुम्हारे 30 नंबर नहीं आएंगे? 70 और 30 100 हो गए। 100 मेरे पढ़ाए हुए बच्चे के कम से कम मार्क्स मान के आप चलो। मैं उन्हीं बच्चों की बात करता हूँ जो 100 से ऊपर लाते हैं, बाकी तो पीछे वाले हैं तो बहुत सारे होते हैं, मुझे उनके नाम भी याद नहीं रहते जो पढ़ने आते हैं। तो आपके भी आएंगे, बस आप मेरे तरीकों को फॉलो करें जैसे मैं बताता हूँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी होगी? अब वो कह रहा है सबसे ज्यादा उपयोगी, तो कौन सी होगी? जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगी। तो आपको पॉजिटिव चीज ढूंढनी है। देखो पॉजिटिव तो वैसे, चलिए यहां से चलते हैं। पोस्टर नेगेटिव कर देना, क्योंकि जो पोस्टर होता है उससे बच्चा सीखता तो है बट बहुत कम सीखता है। कब तक सीखेगा? जब तक वो पोस्टर उसकी आंखों के सामने रहेगा। और उससे पोस्टर से क्या होता है, आपको पढ़ाना क्या है? आपको पढ़ाना महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाना है। अनुपात दिखाना भी, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आकार बताना है, भाई यहाँ पे है या यहाँ पे है। जो हमारी पृथ्वी है, भाई गोल पृथ्वी है, यहाँ है या यहाँ है। यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, क्या अनुपात है, यहाँ से क्या अनुपात, ये सब चीज़ें आपको दिखानी है। लेकिन पोस्टर, क्योंकि ये कैसा होगा, पोस्टर तो ऐसा होगा, तो इससे चीज़ें ज़्यादा क्लियर नहीं होंगी, इसलिए पोस्टर तो नेगेटिव ही होता है। विश्व का मानचित्र, तो वही मानचित्र की भी सेम कहानी है और इसकी मानचित्र की भी। तो ग्लोब अगर आप भूगोल पढ़ा रहे हो, मैं आपको बता दूं, तो ग्लोब से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ कुछ भी नहीं है। ग्लोब ही आंसर होगा। क्यों होगा? कि जो ग्लोब है वो पृथ्वी की वास्तविक आकृति को दिखाता है।
तो उससे जो अनुपात समानुपात है ना, सब बच्चों को समझ में आ जाएगा कि भाई ये ऐसे ऐसे, यहाँ से लेके इतनी दूरी तक, ये इतनी दूरी तक, उसमें लाइन वगैरह सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट होती हैं। जबकि जो मानचित्र होगा वो सीधी सीधी लाइन उसमें होती है, सीधी इधर से होंगी या इधर होंगी या इधर होंगी। और ग्लोब क्या है, ग्लोब उसी आकृति का जिस आकृति की हमारी पृथ्वी है, तो इसमें बच्चा ज़्यादा सीखेगा। और देखिए सीटेट में आप उसी को आंसर करना होता है हमें जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा सीखे। तो आंसर हमारा फर्स्ट। एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे शामिल हैं जिनको हम एसटी बोलते हैं, तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयोग करना चाहिए, जो पॉजिटिव हो उसी को उपयोग करना। चलिए 4 से स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में बिरसा मुंडा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका उजागर करना, हम ही कर सकते हैं। हम इसको बिरसा मुंडा के बारे में बता सकते हैं, वो इसी समुदाय से हैं। आदिम जनजाति के विद्यार्थियों से कहना कि वे अपनी जनजाति के बारे में बताएं और पढ़ाए जाने वाले प्रकरण के साथ उसे जोड़ें, तो ये भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, तभी तो विविधता आएगी। आदिम जनजाति शिल्प कृतियों व पोशाकों को प्रदर्शित करना, इससे भी उनके रहन सहन के बारे में पता चलेगा, तो भाई ये भी पॉजिटिव, ये भी सब पॉजिटिव पॉजिटिव सही लग रहा है। हालांकि इसमें पॉजिटिव वर्ड नहीं है, लेकिन जो उनके सेंस हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, तो हम इसको पॉजिटिव मानेंगे। विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उसके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। क्रियात्मक शोध पॉजिटिव। मूल्यवान, मूल्यवान में अगर इसका मतलब वैल्यू है, वैल्यू का मतलब कीमत नहीं, यहाँ पे वैल्यू मतलब ऐसे जो मोरल वैल्यूज होती हैं, अगर मूल्यवान का मतलब मोरल वैल्यूज से है तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो मूल्यवान है ये वैल्यूज की बात कर रहा है। अथवा सम्मानित बिंदु, सम्मान की बात है, सम्मानित बिंदु जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिंदु, और उन पर क्रियात्मक शोध करना, शोध पॉजिटिव है। विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति उसके द्वारा सबसे, देखो यहाँ पे हमें एक तो पॉजिटिव वर्ड मिल गए। दूसरी चीज़, इन चारों में अगर मान लो आप फंसे हुए हो, तो जब आप चारों में फंस जाओ तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ देखनी है विस्तारित कहाँ है, सबसे ज़्यादा कहाँ सीख रहा है बच्चा। तो आप पहले में देखेंगे संस्कृति, और उसमें जो इम्पोर्टेंट मूल्यवान चीज़ है, जो वैल्यूएबल चीज़ है, जो जिसमें क्या कहते हैं हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, उन चीज़ों के बारे में, जो सम्मानित बिंदु, जो उनके मुख्य बिंदु है, उन पर क्रियात्मक शोध कर रहा है। जब क्रियात्मक कोई चीज़ होती है तो उसमें बच्चा खुद सीखता है, खुद वो क्रिया करेगा, खुद सीखेगा। तो यहाँ विस्तार ज़्यादा है। यहाँ पॉजिटिव वर्ड्स भी मैंने बताया, जब आप चारों में फंस जाओ, 3 में फंस जाओ या 2 में फंस जाओ, तो आपको पहली चीज़ विस्तार देखनी है। दूसरी चीज़, अगर पॉजिटिव पूछ रहा है तो पॉजिटिव देखेंगे, और पॉजिटिव वर्ड्स मिल गए। ये तीनों भी पॉजिटिव है, लेकिन में कोई पॉजिटिव वर्ड नहीं है, और ये सारे के सारे इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हैं, इसलिए आंसर ये होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा विस्तारित है। फर्स्ट, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक सामग्री क्या है, जो पॉजिटिव होगी। व्याख्यान नेगेटिव। वाद विवाद कुछ हद तक पॉजिटिव होता है, वही प्राइमरी लेवल पर, सेकंड पेपर में। फर्स्ट पेपर में ये बिल्कुल नेगेटिव होता है, तो ये 50-50 का हिसाब है, ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, यानी कि ज़्यादा चांस है कि इससे बेटर ऑप्शन आपको मिलेगा, तो इसको हम होल्ड पर रखेंगे। कार्य निर्धारण और दृश्य श्रव, अब इन दोनों में हम फंस गए। तो देखो जो दृश्य श्रव है ये प्रॉपर पॉजिटिव वर्ड है। ऑडियो विजुअल्स जो होते हैं उनसे बच्चा अपेक्षाकृत ज़्यादा सीखता है, यानी कि व्याख्यान से ज़्यादा सीखेगा, वाद विवाद से ज़्यादा सीखेगा, कार्य निर्धारण से भी ज़्यादा सीखेगा, क्योंकि ये दृश्य भी है और श्रव्य भी है, तो इसमें ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, इसको आंसर करेंगे। शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या का मतलब क्या है, पढ़ाने का तरीका हो सकता है, मूल्यांकन प्रक्रिया हो सकती है, कक्षा में प्रयुक्त विषय सामग्री ये भी हो सकती है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। अब देखो जब संपूर्ण कार्यक्रम की बात आई तो ये जो तीनों चीज़ें हैं इसी में इंक्लूड हैं, और मैंने बताया चारों में जब आप फंस जाओगे तो, या 2 में फंस जाओ या 3 में फंस जाओ, तो आप क्या करना है, आपको वो वाला ऑप्शन चूज करना है जो विस्तारित हो। अब यहाँ लगा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, तो जब संपूर्ण कार्यक्रम की बात होगी तो ये तीनों भी इसी के अंदर आ गए, तो इसी को आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिक विषय में TLM प्रयुक्त नहीं होता है, तो देखो चुंबकीय कंपास होता है, ग्लोब तो बहुत ज़्यादा होता है, सामाजिक में मानचित्र भी होता है, नेपियर पट्टियाँ ये नहीं होती हैं। ये कहाँ यूज होती हैं, ये आपकी होती हैं मैथमेटिक्स में यूज। तो मित्रों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। जैसी भी अच्छी बुरी लगी आप कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, कोई क्लास ना छूटे। और मित्रों ये मेरा इंस्टीट्यूट का नंबर है, आपको सीटेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपको नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, गाइडेंस चाहिए, एनीथिंग, यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सअप मी, आई विल आंसर यू। कुछ भी करना पड़े मुझे, मैं आपका सीटेट जरूर 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 क्लियर करवाऊंगा। चलिए मित्रों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।